आज की क्लास में हम लोग एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्कीन्स में चूंकि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाता है, यानी कि दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, तो जैसे एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 था, तो इसका फॉर्मूला CnH2n हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ द डबल बॉन्ड इसके बारे में बताया, तो इन्होंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात की। तो कह रहे हैं जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें से एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और दो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा जो कार्बन और कार्बन है इनके बीच में पाई बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, तो जो फिगर 13.4 है इसमें खाली सिग्मा बॉन्ड दिखा रहे हैं, पाई बॉन्ड दिखा नहीं रहे हैं। और फिर 13.5 में दिखा दिया कि इसके अलावा पाई बॉन्ड और अलग से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करीब 134 पिकोमीटर का होता है, जो कि पीछे 154 पिकोमीटर का होता था। सीसी सिंगल बॉन्ड यानी कि बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। और जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल है 110 डिग्री का होता है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं पिछली बार कितनी वैल्यू थी, लेकिन इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती थी। ठीक है, मतलब कि क्योंकि कार्बन जब sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो s करेक्टर बढ़ जाने की वजह से साइज छोटा हो जाएगा, तो इसकी वजह से 117 था पीछे, हाँ ऐसा कुछ था। तो जो भी रहा होगा, क्योंकि sp2 करेक्टर बढ़ जाने की वजह से कार्बन का साइज छोटा हो जाएगा। s जो है करेक्टर बढ़ा तो s साइज में छोटा होता है, तो साइज छोटा हो जाएगा, इसलिए CH बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी छोटी हो गई। ठीक है ना। और फिर ये जो हाइड्रोजन है इनमें रिपल्शन थोड़ा सा कम होता है, इसलिए ये वाला एंगल 116.6 डिग्री हो जाता है। और जो हाइड्रोजन और दूसरी तरफ CH2, तो CH2 बड़ा ग्रुप है, तो ये वाला रिपल्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एंगल 121.7 हो जाता है। तो ये वैल्यू याद होना चाहे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग रिलेटिव रिपल्शन के हिसाब से ये बता सकते हैं कि ये वाला एंगल छोटा होगा और जो दूसरा वाला 121 वाला एंगल है वो थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। ठीक है, जैसे पहला वाला कंपाउंड है तो उसमें देखो ये जो CH3 होल ट्वाइस CH है, इसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर नीचे C2H5 ले लेंगे, तो ये क्या कंपाउंड हो गया, डेकेन हो गया। अब डेकेन में दो डबल बॉन्ड हैं, इसलिए डेक डाइईन हो गया। ठीक है, अब काउंटिंग करें तो लेफ्ट से काउंटिंग करें तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे और 4 5 6 3 6 9 हो गया। और राइट से कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 चौथे पे और फिर पांचवा छठे सातवें पे, तो 4 + 7 3 + 6 से बड़ा हो गया, इसलिए लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे तो 3 6 डाइईन हो गया, तो डेक 3 6 डाइईन हो गया। अब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, तो सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल लगा हुआ है और ये 8th कार्बन पर एक मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 डाई मिथाइल आगे और लग गया। ठीक है, इस तरीके से नॉमेनक्लेचर कर लेंगे, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है इनमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बता लो। ठीक है, जो डबल बॉन्ड है वहां पर एक पाई बॉन्ड होंगे, बाकी सारे बॉन्ड सिग्मा काउंट करके बता देंगे। अब इन्होंने कहा कि आइसोमरिज्म में एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करेंगे, जैसे हमने कहा ब्यूट1इन और ब्यूट2इन, ये चेन में पोजीशन डबल बॉन्ड की बदल गई। ठीक है, हाँ, या जैसे उसी से मिलता जुलता ये 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, तो जो थर्ड वाला है ये फर्स्ट और सेकंड के साथ चेन आइसोमर है, जबकि फर्स्ट और सेकंड आपस में पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, उसके बाद जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ये सब प्रॉब्लम 13.9 आसान है। ये क्या कह रहे हैं, C5H10 के सारे आइसोमर बनाने को कह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पेंटीन के सारे आइसोमर बना लेंगे। अब दूसरी बात है, यहाँ पर आ गई बात ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। तो ने कहा अगर C डबल बॉन्ड C है और एक पर एक तरफ X और Y लगा है, दूसरी तरफ X और Y लगा है, तो अगर दोनों X एक तरफ हो दोनों Y एक तरफ हो तो सिस हो गया। और अगर X और Y ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब X के ऑपोजिट दूसरा X, Y के ऑपोजिट दूसरा Y, तो ये ट्रांस हो गया। ठीक है, तो इससे ट्रांस की बात करने लगे। ये सब हम लोग बातें काफ़ी अच्छे से पहले कर चुके हैं। जैसे ट्रांस में क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि सिस में डाइपोल मोमेंट दोनों ऐड हो जाएंगे, इसलिए ट्रांस वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो देखो सिस वाले से थोड़ा कम हो गया। ठीक, तो इस तरह की बातें करने लगे। इन्होंने एग्जाम्पल ये फिगर के साथ दिखाया कि जो सिस ब्यूट2इन है उसका डाइपोल मोमेंट 0.33 डिबाई है, जबकि ट्रांस टू ब्यूटीन का 0 डिबाई है। ठीक है, अब जैसे मैं कह रहा था
कि अगर एक कार्बन पर XY और दूसरे कार्बन पर XZ हो तो भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेंगे, बिकॉज दोनों X एक तरफ हैं या दोनों X ऑपोजिट हैं। एक कार्बन पर XY हो और दूसरे कार्बन पे ZW है तो भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। X की तरफ Z है या X की तरफ W है, लेकिन इसके लिए जो नाम होता है वो EZ होता है। एज ऑफ नाउ हम लोग EZ आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग सारी पढ़ाई खत्म कर लेंगे, अगर हमें लगेगा कि यार हम लोग EZ आइसोमर, RS आइसोमर्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तब सोचेंगे। एज ऑफ नाउ NCERT में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये CHCl डबल बॉन्ड CHCl है, दोनों क्लोरीन एक तरफ हो गए। ये सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन हो गई और दोनों क्लोरीन ऑपोजिट हो गए तो ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन हो गई, ठीक है। ऐसे ही C2H5C CH3 डबल बॉन्ड CCH3 C2H5 है। इसका मतलब C डबल बॉन्ड C पे एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, तो दोनों मिथाइल एक तरफ हो गए, वो सिस हो गया, और मिथाइल दोनों ऑपोजिट हो गए, वो ट्रांस हो गया, ठीक है। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पूछना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो देखो जो पहला एग्जांपल है इसमें लेफ्ट वाले कार्बन पर दोनों तरफ मिथाइल लगे हैं, तो अगर दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हो गए तो राइट में जैसे हाइड्रोजन और इथाइल अलग अलग हैं, तो एक जगह लगा होगा तो भी हाइड्रोजन इथाइल की तरफ होगा, मिथाइल की तरफ होगा, ऑपोजिट आ जाएगा तो भी मिथाइल की तरफ हो जाएगा। तो अगर किसी भी एक कार्बन पे दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हो गए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। जैसे ही X2C डबल बॉन्ड YZ हो, XY हो, कुछ भी हो, तब फिर क्या कहते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट वाला नहीं शो करेगा। दूसरे वाले में एक तरफ दोनों CH2 हो गए, दूसरे दोनों Br2 हो गए, नहीं करेगा। एक तरफ H और फिनाइल है, दूसरी तरफ H और मिथाइल है, तो ये शो करेगा कि दोनों हाइड्रोजन सेम है तो सिस और नहीं तो ट्रांस। और एक में H और मिथाइल है, दूसरे में Cl और मिथाइल है, तो ये भी शो करेगा, ठीक है। अब प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। तो एक दिन मैं लिंडलार्स कैटलिस्ट कह रहा था, वो यहीं पर आ गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एल्काइन को अगर हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अच्छे से हाइड्रोजनेट करें तो वो एल्केन बन जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एल्काइन में 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे तब एल्केन बनेगा। अब अगर हम किसी तरह से उसमें 2 हाइड्रोजन को ऐड ना होने दें, खाली एक हाइड्रोजन के बाद रिएक्शन को रोक लें, तो वो एल्कीन के लेवल पे रुक जाएगा। तो उन्होंने कहा ये काम करने के 2 तरीके हैं। पहली बात तो कह रहे हैं कि जो एल्काइन है उसको पैलेडियम ओवर चारकोल, ठीक है, ये कह रहे हैं पैलेडाइज्ड चारकोल पार्शली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन्स लाइक सल्फर कंपाउंड और क्विनोलिन, ठीक है। इस चीज का नाम लिंडलार्स कैटलिस्ट है। तो हम लोगों ने, जिन लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रखी है, उन्होंने पढ़ रखा हुआ कि अल्टीमेटली पैलेडियम एड्जॉर्प्शन करके ही कैटालिसिस करता है, और अगर मैंने उसको चारकोल के साथ या और पॉइजन्स के साथ ट्रीट कर दिया तो उसकी एक्टिव साइट्स ब्लॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से अभी उतना अच्छा कैटलिस्ट नहीं होगा। तो ये एल्काइन को एल्कीन तो बना देगा, लेकिन एल्कीन को एल्केन नहीं बनाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है, इन्होंने कहा कि जो ये लिंडलार्स कैटलिस्ट है, जहां पर अगर हो पाएगा, जहां पर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल है, वहां पर हमेशा सिस एल्कीन बनाएगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर मेरे पास कोई एल्कीन है और उसको सोडियम और लिक्विड अमोनिया से ट्रीट कर दें, तो सोडियम और अमोनिया आपस में मिलकर के, अगर हम लोगों को एस ब्लॉक याद है, NaNH2 + H2 देते थे, ठीक है। अमोनिया हाइड्रोजन रिलीज कर देता था और सोडियम एमाइड बना लेता था, सोडियम का सॉल्ट बना लेता था। तो वो जो हाइड्रोजन है वो जाकर के इस पे ऐड करेगी, इसको रिड्यूस करेगी, और इस तरीके से, चूंकि ये आयनिक मैकेनिज्म से हो रहा है, इसलिए यहां पे ट्रांस एल्कीन बनी, ठीक है। तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया ट्रांस एल्कीन, और पैलेडियम ओवर चारकोल वाला पैलेडियम जो है लिंडलार्स कैटलिस्ट सिस एल्कीन, ठीक है ना। ऑब्वियसली इथाइन जैसी चीज होगी तो उसमें सिस ट्रांस का झगड़ा नहीं है, तो हम लोग कोई भी काम करें एक ही प्रोडक्ट देगा। प्रोपाइन होगी, सिस ट्रांस का झगड़ा नहीं, कोई भी चीज यूज करें एक ही प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना। तो ये लिंडलार्स उन्होंने यहाँ पे यूज कर लिया है, लेकिन चाहे लिंडलार्स करें चाहे सोडियम, जब सिस और ट्रांस है ही नहीं, इस राइट में CH2 लग गया ना,
CH2 का मतलब कार्बन में 2 हाइड्रोजन कॉमन है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा दोनों ये आइडेंटिकल ही प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं, NaNH2 भी यूज कर सकते हैं। हाँ पैलेडियम के अलावा भी और कोई यूज कर सकते हैं? ऐसा यूज कर सकते होंगे, लेकिन फिलहाल अभी तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल तीनों यूज होते थे। अब उनको कैसे कैटलिस्ट को पॉइजन करना है ये हमें बताया नहीं गया। तो क्या चारकोल ही प्लेटिनम को पॉइजन कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो ये मैं भी सोचना नहीं चाहता, तुम्हें भी नहीं सोचने देना चाहता। जो बात NCERT में दे रखी, खाली हमें उतना ही सीखना है फिलहाल। दूसरी बात कह रहे हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड, तो ये रिएक्शन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहलाता है। तो देखो नीचे डायग्राम में अच्छे से दिखाई देगा, जो 13.34 रिएक्शन है, क्या हुआ, एक एल्किल हैलाइड है, जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड ले लिया। जनरली इस काम के लिए फ्लोराइड्स यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में हैलोजन तोड़ना है और फ्लोरीन का बॉन्ड काफी मजबूत होता है। ठीक है, तो क्या होगा, एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, जो ये अल्फा वाला कार्बन है, अल्फा बोलते हैं जिसपे हैलोजन लगा है उसको अल्फा कहते हैं, और उसके पड़ोस वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। तो अल्फा कार्बन से हैलोजन ले लेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, और ये एल्कोहलिक KOH उस HX को खींच लेगा, क्योंकि KOH तो बेसिक है ना, तो एसिड उसमें से खींच लेगा। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब HCl जैसी चीज, HBr चीज निकाल लेगा और यहां पर डबल बॉन्ड दे देगा। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने जो बात लिखी उसके बारे में सुन लो, फिर एक बात और बताऊंगा। नेचर ऑफ हैलोजन एटम एंड द एल्किल ग्रुप डिटरमाइन रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट द फॉर हैलोजन द रेट इज आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन, जो कि होना ही चाहिए। आयोडीन को तोड़ना बड़ा है, सबसे आसान है, फिर क्लोरीन को सबसे मुश्किल है। वाइल फॉर एल्किल ग्रुप इट इज टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। ठीक है, अब हम लोग अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें तो उसमें दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं। ये एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट हो गया। ठीक है ना, ये क्या चीज हो गई, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें E1 और E2 नाम के दो मैकेनिज्म होते हैं जो हम लोग जानबूझ करके अभी नहीं पढ़ रहे हैं। E1 का मतलब होगा फर्स्ट ऑर्डर, E2 का मतलब होगा सेकेंड ऑर्डर। जो समय आने पे जब हम लोग सब पढ़ाई कर लेंगे, कभी एक्स्ट्रा पढ़ने की इच्छा होगी तो पढ़ेंगे। एक और बात यहाँ पर, चूंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं बता दूं कि ये जो एलिमिनेशन है ये एंटी एलिमिनेशन है। ठीक है, अब इस एंटी एलिमिनेशन का क्या फर्क पड़ेगा ये स्टीरियो केमिस्ट्री में पता चलेगा। जैसे स्टीरियो आइसोमर पढ़ते थे ना, जो क्या कहते हैं, फिर NCERT लेवल में कुछ नहीं है, लेकिन एंटी एलिमिनेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास अल्फा पे ये नीचे हैलोजन लगा है ना, तो ये बीटा का ऊपर वाला हैलोजन उड़ा देगा। मतलब जब HX निकलेगा तो हैलोजन के बगल वाला हाइड्रोजन नहीं उड़ाएगा, सॉरी मैं गलत शायद हैलोजन बोल गया, हैलोजन के बगल वाला हाइड्रोजन नहीं उड़ाएगा, बीटा का नीचे वाला हाइड्रोजन नहीं उड़ाएगा, बीटा का ऊपर वाला हाइड्रोजन उड़ाएगा। अब यहां पर तो ऊपर वाला उड़ाए चाहे नीचे वाला उड़ाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कभी हम लोग जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे तो इससे फर्क पड़ जाएगा। तो कहीं साइड में ये बात लिख लो, अभी इसका सिग्निफिकेंस कोई नहीं है, कि ये एंटी एलिमिनेशन है। हाँ, यहां पे लिख लो, जो 13.34 इक्वेशन है इसके साइड में लिख लो कि एंटी एलिमिनेशन है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, एक कंपाउंड होते हैं विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल शब्द विसिनिटी से बना हुआ है। डाइहेलाइड का मतलब दो हैलोजन लगे हुए हों, और विसिनल का मतलब दोनों हैलोजन दो एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हों। जैसे यहाँ पे CH2Br CH2Br। ठीक है, इसको जब हम जिंक से ट्रीट करते हैं तो जिंक दोनों ब्रोमीन को खा जाता है, ZnBr2 बना लेता है, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है। इसको पिछले वाले को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बोल रहे थे, इसको डीहैलोजिनेशन बोलते हैं। और इसके साइड में लिख लो, क्योंकि दोनों ब्रोमीन नीचे वाले ही खा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये सिन एडिशन है। पिछले वाले के लिए क्या लिखा था, वो एंटी एडिशन है, ये सिन एडिशन है।
इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब है, जब हम लोग कभी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन एडिशन, हाँ, SYN सिन और ANTINT, ठीक। अगली बात कह रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल्स बाई एसिटिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो इन्होंने कहा यू हैव रेड ड्यूरिंग नॉमेनक्लेचर द डिफरेंट होमोलोगस सीरीज इन द क्लास यूनिट 12 दैट एल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, ठीक है। इसका मतलब एक एल्केन में हाइड्रोजन हटा करके OH लगा देते हैं। तो एक कार्बन पे OH लगा है और बगल वाले कार्बन पे H लगा है, वो H और OH H2O निकाल दें तो बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है ना। ठीक, देखो 13.37 में देखो क्या किया, कार्बन जिसपे OH लगा है उसको अल्फा कार्बन कह रहे हैं, और बगल वाला जो है बीटा वाला हाइड्रोजन जो है, ये H और OH आपस में निकल जाएं तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, एल्कीन बना लेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, और ऑब्वियसली इसके लिए कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ गुड डिहाइड्रेट, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन हेलोजन हटाने के लिए एल्कोहलिक KOH, क्योंकि HCl निकालना है तो कोई बेस यूज करेंगे। दो हेलोजन हटाने के लिए जिंक, और एक हाइड्रोजन एक OH हटाने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4। पहला वाला डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, दूसरा डिहेलोजिनेशन, और ये डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये भैया थोड़ी देर के लिए बात नहीं करना चाहिए, ठीक। चलो 13.35 हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये कह रहे हैं कि एल्कीन एज अ क्लास रिजेंबल एल्केन इन फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इन द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एंड डिफरेंस इन द पोलर नेचर। तो पहली बात तो क्या हो जाएगा कि इसमें जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह हो जाती है और इनका नेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा पोलर हो जाता है। इसके अलावा ये उनसे मिलते जुलते हैं, क्योंकि नेचर ज़्यादा पोलर हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना, इसीलिए फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस। एल्केन में फर्स्ट 4 मेंबर्स वर गैसेस, नहीं ब्यूटेन गैस है, ठीक है ना। पेंटेन भी बहुत ही हल्की सी टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस हो जाती है, ठीक है। और हेक्सेन के बाद तो फिर लिक्विड है, ठीक है ना। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, द नेक्स्ट 14 आर लिक्विड एंड हायर वंस आर सॉलिड, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ब्यूटेन से हल्की है, 2 हाइड्रोजन कम ही है, मॉलिक्यूलर मास कम भी है, फिर भी ब्यूटीन लिक्विड है, ब्यूटेन गैस है। इसका मतलब डबल बॉन्ड आ जाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। Ethene is a colorless gas with a faint sweet smell. All other alkenes are colorless and odorless, insoluble in water but fairly soluble in non-polar solvent, जो कि होगा ही, like benzene, petroleum ether. They show a regular increase in boiling point with increase in the size. यानी कि हर CH2 ग्रुप जोड़ने से करीब 20 से 30 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जो कि होना ही चाहिए था। Like alkenes, straight chain alkenes have higher boiling point than the isomeric branch chain compound, ठीक है। बेटा मैंने पीछे एक गलती कर दी, मैंने कहा अगर पहले 3 मेंबर एल्कीन जो गैसेस हैं तो पहले 3 मेंबर में ब्यूटीन भी आएगा, क्योंकि पहली एल्कीन इथीन है, तो मेरे बोलने में गलती हुई। तो इसका मतलब पहले 3 मेंबर में ब्यूटीन भी आएगा, तो ब्यूटीन भी इसका मतलब गैस ही है, ठीक है। गलत बोल गया मैंने वो मीथ से काउंट कर लिया, जो कि गलत बात हो गई। पर ओवरऑल डबल बॉन्ड होने की वजह से इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमेशा एल्केन से ज़्यादा होंगे। उसके बाद कह रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में जो इनका ये जो डबल बॉन्ड है वो सबसे वीकेस्ट लिंक है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ढेर सारे अवेलेबल हैं जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। और इसीलिए वही इनकी रिएक्टिविटी का कारण है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड पे अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी हो जाते हैं, एडिशन भी होते हैं, और ये कुछ खास तरह के सब्स्टिट्यूशन भी करा लेती है, ठीक है। तो धीरे धीरे बात करेंगे। कहते हैं कि क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ड्यू टू विच दे शो एडिशन रिएक्शन इन विच द इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट। अगर तुमको याद हो तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए एल्कीन पे HX का एडिशन दिखाया था। मैंने कहा था HBr आता है तो पहले H+ अटैक करता है, बाद में Br- अटैक करता है। तो H+ तो
इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना, ठीक है। सम रिएजेंट ऑल्सो एड बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जैसे हम लोग वो परऑक्साइड वाला एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कर रहे थे, याद है पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बताया था, इसमें HBr उल्टा लग जाता था, अभी फिर बताएंगे। देयर आर केसेस वेयर अंडर स्पेशल कंडीशन एल्कीन्स फॉर्म्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड ओजोनोलिसिस रिएक्शन आर आल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट इन एल्कीन, और ये सब वही डबल बॉन्ड पे हो रहे हैं। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ एल्कीन इज गिवन बिलो। पहली सिंपल सी बात हो गई, एल्कीन एक्ट्स ऑन वन मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल। तो एल्कीन पे हाइड्रोजन ऐड होकर के एल्केन बन जाएगा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन भी हो जाता है इनके ऊपर, ठीक है। स्पेशली इसमें जो ब्रोमीन का एडिशन है वो अनसैचुरेशन का एक तरह से टेस्ट की तरह से काम होता है। ब्रोमीन का जो ब्रोमीन वाटर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, और जब अगर मैं एल्कीन के साथ डालता हूं तो ब्रोमीन डबल बॉन्ड से जाकर के लग जाता है और वो ब्राउन कलर फेड आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि इथीन है, इसके ऊपर ब्रोमीन आकर के रिएक्ट करेगी CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बना लेगा, ठीक है। प्रोपेन है तो 1,2 डाई क्लोरोप्रोपीन बना लेगा। अब इन्होंने कहा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो पहला बात कह रहे हैं एडिशन ऑफ HBr ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, एक पे जाके H लग जाएगा, एक पे Br लग जाएगा। तो अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो वो CH3 CH2 Br हो जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन लग जाएगा, एक तरफ ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करता हूं तो हम लोगों ने एक रूल बताया था मार्कोनिकॉफ इफेक्ट। वो क्या हुआ कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे जब ऐड करेगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो सेकंड वाले कार्बन पे ब्रोमीन लगे और जो फर्स्ट वाला हाइड कार्बन है उस पे हाइड्रोजन लगे, 2 ब्रोमोप्रोपेन बने, और या फिर उल्टा हो जाए 1 ब्रोमोप्रोपेन बने, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मार्कोनिकॉफ और रशियन केमिस्ट मेड अ जनरलाइजेशन इन 1969 आफ्टर स्टडीइंग सच रिएक्शन इन डिटेल। तो these generalization led Markovnikov to frame a rule called Markovnikov rule. The rule states that the negative part of the addendum, addendum मतलब जो चीज आकर के ऐड कर रही है, यहाँ पे HBr, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा Br माइनस, नेगेटिव पार्ट ऑफ द addendum gets attached to that carbon atom which possesses less number of hydrogen। यानी कि जब मैं CH डबल बॉन्ड CH2 देखूंगा तो CH के पास एक हाइड्रोजन है, CH2 के पास 2 हाइड्रोजन है, तो Br CH के पास जाएगा और H CH2 के पास जाएगा, इसलिए जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ठीक, अब अगर क्या कहते हैं, तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने जब पिछली बार ये बात कर रहे थे एडिशन की तो उसका मैकेनिज्म बताया था, इन्होंने यहाँ पे फिर बताया कि जो प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 उसके ऊपर जब HBr आता है तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी कि HBr में से कौन आकर के पहले अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, जो कि पॉजिटिव चार्ज चीज है, H प्लस आकर के अटैक करेगा। तो H प्लस आकर के अटैक करेगा तो उसके पास दो ऑप्शन है, अगर वो बीच वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो वहां CH2 हो जाएगा और राइट में प्लस हो जाएगा, या किनारे वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो वहां पे CH3 आ जाएगा और बीच में प्लस हो जाएगा। अब हमें पीछे पढ़ा था कि सेकेंडरी कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायंस, या अगर ऐसे मान लो टर्शरी और सेकेंडरी या टर्शरी और प्राइमरी में झगड़ा हो रहा होता तो टर्शरी ज्यादा स्टेबल हो जाते। तो जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन लगे हैं इसका मतलब उस पर ज्यादा कार्बन लगे हैं, वैलेंसी तो 4 ही है, तो जिस पे कम हाइड्रोजन लगे उस पर ज्यादा कार्बन लगे हैं, ज्यादा कार्बन लगे हैं इसका मतलब वो प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी है, सेकेंडरी की बजाय टर्शरी है, तो उसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, जैसे यहाँ पे सेकेंडरी हुआ, वही बनेगा और Br माइनस उस कार्बोकैटायन पे जाकर के लगेगा, इसलिए 2 ब्रोमोप्रोपेन ज्यादा बनेगा और 1 ब्रोमोप्रोपेन कम बनेगा, ठीक है। हाँ बोलो, ये स्टेबिलिटी आती कैसे? हम लोगों ने दोनों बातें पिछली क्लास में पढ़ी थी, तुमको ध्यान नहीं है। जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है CH2 प्लस वाला,
इसके बगल के खाली 2 ही कार्बन जो हैं, 2 ही हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, जबकि जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है CH+ वाला, इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी 3 हाइड्रोजन मिलेंगे और राइट हैंड साइड से भी 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, और इसमें 2 मिथाइल ग्रुप डोनर हैं जबकि उसमें एक ही इथाइल ग्रुप डोनर है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी 2 मिथाइल ग्रुप ज़्यादा स्टेबल कर रहा है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग मिलेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी आती है वो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों से आती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द सेकेंडरी कार्बोकैटायन B इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकैटायन A, देयरफॉर द फॉर्मर प्रीडोमिनेट्स बिकॉज इट इज फॉर्म्ड एट अ फास्टर रेट। ठीक है, उसके बाद कार्बोकैटायन पे Br- आके लग जाएगा और तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इन्होंने कहा इसके ऑपोजिट एक रिएक्शन होता है जिसमें हम रिएजेंट चेंज करके एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देते हैं। तो ऑब्वियसली नाम का मतलब क्या हुआ कि जैसा मार्कोनिकॉफ में प्रोडक्ट बन रहा था उसका उल्टा बनेगा, यानी कि यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन की बजाय 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगी। तो इन्होंने कहा कि इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्केन लाइक प्रोपीन टेक्स प्लेस कॉन्ट्ररी टू मार्कोनिकॉफ रूल, दिस हैपेंस ओनली विद HBr। इसको अंडरलाइन करो। ठीक है, HCl और HI के साथ ये बात नहीं होती, बट नॉट विद HCl एंड HI। ठीक है, दिस एडिशन रिएक्शन वॉज ऑब्जर्व बाई MS खराश एंड FR Mayo in 1933 at University of Chicago. This reaction is also known as peroxide or खराश इफेक्ट और एडिशन रिएक्शन एंटी टू मार्कोनिकॉफ। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, HBr है। इस बार मैंने क्या किया, ये पेरोक्साइड यूज कर लिया। ठीक है, तो पेरोक्साइड जैसे बेंजोइक एसिड होता है एक चीज, अभी तुम लोग बहुत अच्छे से नाम नहीं जानते हो, C6H5 के COOH ग्रुप होता है, तो उनका हाइड्रोजन हटा के 2 बेंजोइक एसिड को आपस में जोड़ दो, तो C6H5 COO होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, ये नीचे इन्होंने बना दिया ना, C6H5 है और COO है, वैसा ही दूसरा C6H5 CO है। ये पेरोक्साइड तुमको मालूम है वीक होते ही हैं, तो ये थोड़ा सा हीट देने पे ये ब्रेक कर जाते हैं और पहले बेंजोइल फ्री रेडिकल देते हैं और इसमें से CO2 उड़ जाता है, तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल दे देते हैं, C6H5 डॉट दे देते हैं। C6H5 डॉट जब HBr को देखता है तो उसका हाइड्रोजन लेके बेंजीन बना लेता है और Br डॉट बना लेता है। तो एक चेन रिएक्शन के नज़र से देखें तो ये Br डॉट का फॉर्मेशन चेन का इनिशिएशन है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, चूंकि यहां पर H+ अटैक नहीं कर रहा है। ठीक है, पिछले वाले में केस में एक्वस HBr यूज कर रहे थे, यहां पर पानी नहीं है, यहां पर चूंकि H+ अटैक नहीं कर रहा है, Br डॉट अटैक कर रहा है और Br डॉट भी इलेक्ट्रोफाइल है, ब्रोमीन का ऑक्टेट नहीं पूरा है। ठीक है ना, Br डॉट का मतलब क्या हुआ, ब्रोमीन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ढूंढ रहा है कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो Br डॉट चूंकि अटैक करेगा तो फिर पहले की तरह से या तो सेकंड कार्बन पर अटैक करेगा और प्राइमरी फ्री रेडिकल बनाएगा, या फर्स्ट किनारे वाले कार्बन पर अटैक करेगा और सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाएगा। और जैसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था, जैसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा था, हमने बताया था कि फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सीक्वेंस सेम है, तो जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल कहीं से HBr को देखेगा तो उसका हाइड्रोजन लेकर के Br डॉट वापस रीजनरेट कर लेगा, तो चेन चलती जाएगी। इस प्रोसेस में चूंकि H+ की बजाय Br डॉट ने पहले अटैक किया, इसलिए जहां हाइड्रोजन जा रहा था वहां ब्रोमीन चला गया, इसलिए प्रोडक्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन बना, 2 ब्रोमोप्रोपेन नहीं बना। ठीक है, तो जो मार्कोनिकॉफ एडिशन था उसका एंटी प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, होमोलिसिस का मतलब ऐसा बॉन्ड टूटना जिसमें चार्ज ना क्रिएट हो, फ्री रेडिकल क्रिएट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो उल्टा वाला प्राइमरी फ्री रेडिकल होता, अगर वो HBr से रिएक्ट करता तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाता, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वो फ्री रेडिकल कम बने हैं इसलिए ये ब्रोमोप्रोपेन भी कम बनेगा। हाँ बोलो, मतलब होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होगा इसमें? नहीं, इसमें भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा। वो तो Br जो है
जैसे मान लो तुम मुझसे पूछो कि आप क्रिकेट खेलने जाओगे या बैडमिंटन खेलने जाओगे, तो मैं 80% ऑफ द टाइम क्रिकेट खेलने जाऊंगा। लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं दुनिया में चल रही हैं, जो ज़्यादा स्टेबल है वो थोड़ा ज़्यादा बार होगा और जो कम स्टेबल है वो कम बार होगा, लेकिन दोनों चीज़ों की प्रोबेबिलिटी तो कुछ है ही ना, इसलिए दोनों प्रोडक्ट। अब देखो ये बात क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी फ्री रेडिकल ऑब्टेन इन द अबव मैकेनिज्म स्टेप 2 इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी, दिस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इट मे बी नोटेड द पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन एडिशन ऑफ HCl इन HI, जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे, HCl और HI में पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होता है, खाली HBr में होता है। अंडरलाइन करो इसको। तो दोनों के कारण अलग अलग हैं, HCl के कारण अलग हैं, HI का कारण अलग है। तो कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट द HCl बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर देन HBr बॉन्ड इज नॉट क्लीव्ड बाय द फ्री रेडिकल। तो अगर मैं HCl के साथ पेरोक्साइड यूज कराऊंगा तो वो Cl डॉट बनाएगा ही नहीं। ठीक है, तो Cl डॉट बनाएगा ही नहीं तो फिर रिएक्शन होगा नहीं। ठीक है ना, whereas the HI bond is weaker and iodine free radical combines to form iodine molecule instead of adding to double bond। तो आयोडीन में डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल बनेंगे तो आई डॉट, लेकिन आई डॉट जो है वो किसी दूसरी चीज से जाकर के रिएक्ट करें। ठीक है, इसके बजाय खुद ही आपस में रिएक्ट करके I2 बना लेंगे। ठीक है, तो यहां पर राइट में एक वर्ड लिख लो कि आयोडाइड फ्री रेडिकल आर पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो कार्बन पे जाके जुड़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि कार्बन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आयोडाइड फ्री रेडिकल्स आर पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अच्छे से ऑक्सीडेशन नहीं करा पाते हैं या उससे रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो काम नहीं कर सकते। तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना नहीं पाए इसलिए रिएक्शन नहीं हुआ, अगर बन जाता तो काम हो जाती। और आयोडीन का फ्री रेडिकल बना तो पाए लेकिन वो रिएक्टिव नहीं था इसलिए काम नहीं हुआ। HBr बीच में है तो उसका फ्री रेडिकल बन भी जाता है और रिएक्ट भी कर जाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं राइट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू हेक्स-1-ene। ठीक है, तो देखो जैसे उन्होंने सोल्यूशन में दिया, हेक्स-1-ene 6 कार्बन की चेन, इसके 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। अब अगर बिना पेरोक्साइड के करेंगे तो सेकंड वाला कार्बन CH है, कम हाइड्रोजन है, सेकेंडरी है, तो यहां पर Br लगेगा, और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे तो 1 वाला Br। ठीक है, ठीक है। अब ये जो मार्कोनिकॉफ एडिशन है एक जगह नहीं तमाम जगह पे लगेगा। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि मान लो अगला रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड करेगा तो देखो 383 पेज पे पहली लाइन जो दिखा रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के 2 पार्ट कौन से होंगे, एक H+ और एक HSO4-। तो CH2 का CH3 हो गया और दूसरे CH2 पे HSO4- हो गया, जिसको उन्होंने OSO2OH बना दिया। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता था, S डबल बॉन्ड OH। तो उसमें से एक H+ एक कार्बन पे चला गया और दूसरा ऑक्सीजन दूसरे कार्बन पे लग गया। ठीक है ना, इसको हम लोग मार्कोनिकॉफ एडिशन की नजर से देखेंगे। तो इथीन पे तो कोई झंझट ही नहीं था, लेकिन अगर प्रोपीन पे होगा तो जो ये सल्फोनिल ये हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप होगा वो सेकेंड कार्बन पे लगेगा, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है एडेंडम में। ये जो चीज ऐड हो रही है उसका नेगेटिव पार्ट है, इसलिए वो सेकेंड वाले कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 ब्रोमो प्रोडक्ट था वैसे सेकेंड वाले कार्बन पे एडिशन दे देगा। ठीक है, ऐसे ही एडिशन ऑफ वाटर है, तो वाटर कैसे टूटेगा, H2SO4 इसके लिए कैटलिस्ट यूज होता है, H+ और OH- में टूटेगा। तो फिर जहां Br जा रहा था वहां OH- जाएगा, तो ये अल्कोहल बना देंगे। तो जैसे देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 था, तो इस कार्बन पे 0 हाइड्रोजन है, दाहिने वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो जब H+ और OH- में टूटेगा तो हाइड्रोजन CH2 को CH3 बना देगा और OH कार्बन को COH बना लेगा। तो ये
टर्शरी अल्कोहल बनाएगा, प्राइमरी वाला नहीं बनाएगा। ठीक है, सेकेंडरी और प्राइमरी में जब टर्शरी और प्राइमरी में जब झगड़ा होगा तो OH टर्शरी पे जाएगा। ठीक, ये सब मार्कोनिकॉफ एडिशन है। ठीक है, जब हम लोग अल्कोहल में पढ़ाई करेंगे तो उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, वो 12th क्लास में जाकर के पढ़ेंगे। ठीक, हाँ बोलो। सही, जब बॉन्ड टूटेगा तो CH2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा और बीच वाले में पॉजिटिव चार्ज आएगा। CH2 पे नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा, वहाँ पे H+ जाएगा, इसलिए CH2 CH3 हो जाएगा और बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस पे बाद में OH- आकर के COH बना लेगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जैसे हम लोग पीछे सैचुरेशन अनसैचुरेशन टेस्ट करने के लिए ब्रोमीन वाटर यूज़ करते हैं, ऐसे छोटी क्लासेस में तुमने पढ़ा होगा कि एल्कलाइन KMnO4 भी यूज़ किया जाता है, वो भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करके अपना डीकलराइज हो जाता है। ठीक है, तो एल्कलाइन KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसका नाम डाइल्यूट एक्वस KMnO4 उन्होंने दे दिया, इसका नाम बेयर्स रिएजेंट हो गया। ठीक है, ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड C को तोड़ करके दोनों साइड OH लगा देगा, ये इथेन 1,2 डाइऑल बना देगा। ठीक है, जैसे इथीन पे लगा तो इथेन 1,2 डाइऑल बना देगा, तो दोनों पे OH लगा देगा। ठीक है, हाँ सर ये जो O जो है आया है, ये क्या वहां से आया है, एनलेसेंट ऑक्सीजन? ये वही KMnO4 का ऑक्सीडेशन है। ठीक है ना, अब दूसरा पार्ट इसी में ऑक्सीडेशन के लिए कह रहे हैं, एसिडिक KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑक्सीडाइजेज एल्कीन टू कीटोन्स और एसिड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एल्कीन एंड देयर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो जैसे इन्होंने कहा कि अगर मेरे पास 2 मिथाइल प्रोपीन था, ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड टूट गया, ठीक है, इस पे प्रोपेन 2 हो गया, इधर CO2 और H2O बन गया, जबकि ब्यूट 2 था तो इसने डबल बॉन्ड तोड़ा, दोनों तरफ एथेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर अलग अलग रिएक्शन कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए बहुत कॉमन पूछे जाने वाला सवाल नहीं है, लेकिन कम से कम ये 2 रिएक्शन तो पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि मान लो ब्यूट 1 होता तो क्या होता, ठीक है, तो ये झगड़े वाला सवाल है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या पता क्या होता, कीटोन बनाएगा कि एसिड बनाएगा, ठीक है, कितना ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कम से कम 2 मिथाइल प्रोपीन के साथ क्या बनाएगा और ब्यूट 2 के साथ क्या बनाएगा, ये 2 चीजें मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये अगला रिएक्शन जो है ओजोनोलिसिस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये कह रहे हैं, देखो, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू एल्कीन टू फॉर्म अ ओजोनॉइड। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या किया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया। ठीक, अब जब ओजोन लगाया तो इनका आपस में जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और एक तरफ COC बॉन्ड बन गया, एक तरफ COOC बॉन्ड बन गया, यानी कि 5 मेंबर की रिंग बन गई, जिसमें 3 ऑक्सीजन और 2 कार्बन हो गए। यहां तक कोई समस्या? जो ऑक्सीजन है वो एक इलेक्ट्रॉन में CH को दिया, एक इलेक्ट्रॉन CH2 को दिया। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना, पक्का, ये ओजोनॉइड बन गया, इसी का नाम ओजोनॉइड है। अब यहां पर 2 तरह की ओजोनोलिसिस होती हैं, एक को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। NCERT में खाली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। देखो क्या कह रहे हैं, हम लोग इस ओजोनॉइड को जिंक और वाटर से ट्रीट करेंगे, तो जिंक तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ना। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ये हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि हम जितना किताब में लिखा है वही पढ़ लें, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक और रिएक्शन होता है जो कोचिंग के मटेरियल में और किताबों में मिलता है, अभी हम लोग जानबूझ करके छोड़ रहे हैं। फिलहाल अगर हम जिंक और H2O को देखेंगे तो जिंक क्या करेगा, देखो ये जो 3 ऑक्सीजन है उसमें से एक ऑक्सीजन तो जिंक लेके चला जाएगा, ZNO बना लेगा,
और दोनों ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O बना लेंगे। ठीक है, तो नेट रिजल्ट क्या हुआ, अगर मैं नीचे वाली चीज देखूं, बीच के स्टेप ओजोनॉइड को भूल जाऊं, जो कि ज्यादातर केसेस में जरूरत नहीं पड़ती है, तो C डबल बॉन्ड C आपस में टूट गया और उनकी जगह पे C डबल बॉन्ड O लग गया। ठीक है, पक्का? क्या हुआ, 2 मिथाइल प्रोपीन था, बीच का डबल बॉन्ड हट गया और एक पे C डबल बॉन्ड O लग गया, दूसरे पे C डबल बॉन्ड O लग गया और फिर एक ZNO अलग बन गया, तीसरा ऑक्सीजन वहां चला गया। अब डिपेंडिंग अपॉन जब C डबल बॉन्ड O बनाया, उस पे साइड में जैसे लेफ्ट वाले ग्रुप में देखो तो C डबल बॉन्ड O पे 2 मिथाइल लगे थे तो वो कीटोन बन गया, और राइट हैंड साइड पे C डबल बॉन्ड O पे 2 हाइड्रोजन लगे थे तो एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो अगर बनना होगा तो दोनों कीटोन बन जाएंगे, दोनों एल्डिहाइड बन जाएंगे, एक एल्डिहाइड एक कीटोन बन जाएगा। वो हमको जब जो रिएक्शन प्रोडक्ट होगा वो क्या रिएजेंट है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक, तो अब ये 2 तरह के सवाल यहां पर आते हैं, मैं जानबूझ करके अभी उनको कराना नहीं चाह, आएंगे। एक क्या हो जाता है, मैं बता दूंगा ये एल्कीन है, इसकी ओजोनोलिसिस की तो क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे, एल्कीन का C डबल बॉन्ड C तोड़ देंगे, दोनों में डबल बॉन्ड O लगा देंगे और बता देंगे ये बनेगा ये बनेगा। दूसरी चीज ये है, कहेंगे मेरे पास एक एल्कीन थी, जो बताएंगे नहीं, और कहेंगे उसकी ओजोनोलिसिस करने पे प्रोपेनोन और HCHO बना, यानी कि प्रोडक्ट बता देंगे और बता देंगे कि पूछेंगे कि बताओ कौन सी एल्कीन थी, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। प्रोपेनोन का C डबल बॉन्ड O है और HCHO का C डबल बॉन्ड O है, उन दोनों को C डबल बॉन्ड C से जोड़ दो तो जो एल्कीन बनेगी वो पेरेंट एल्कीन थी। ठीक है, क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड O लग जा रहे हैं, तो अगर मुझे डबल बॉन्ड पता है तो उससे क्या प्रोडक्ट होगा वो बता देंगे, और प्रोडक्ट पता है तो उससे कौन सी एल्कीन थी ये बता देंगे। ये दोनों सवाल खूब आते हैं। उसके बाद फाइनली ये रिएक्शन जो है पॉलीमराइजेशन, ये हम लोग आगे चल करके पॉलीमर में अच्छे से पढ़ेंगे, हमने नाम ही सुन रखा है पॉलीईथीन। ठीक है, तो ईथीन को अगर सही तरीके से रिएक्ट कराएं तो उन्होंने कहा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो क्या होता है, ये पॉलीमराइज हो जाती है। कह रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 के N मॉलिक्यूल थे, ये डबल बॉन्ड टूट गया और साइड में चला गया, इसलिए CH2 की चेन बन गई। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉलीईथीन हो गया, क्योंकि ये इथीन का पॉलीमर है। अब देखो नीचे वाले में क्या किया, इन्होंने प्रोपीन ले ली। ठीक है, तो प्रोपीन भी क्या है, इथीन ही है, जिसमें एक कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है। तो जैसे पॉलीईथीन में, तो जैसे ईथीन में CH2 की लंबी चेन बन गई थी, जैसे ईथीन में CH2 की लंबी चेन बन गई थी, वैसे इसमें भी CH2 की लंबी चेन बन जाएगी और साइड में एक एक मिथाइल लटके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, पॉलीप्रोपीन यूज हो गई। ठीक है, अब इन्होंने इस तरह की बात करना शुरू कर दी, जो उसको ज़्यादा डिटेल में बात करने कोई मतलब नहीं, आगे पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि पॉलीमर्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बैग, स्क्वीजी बॉटल्स, रेफ्रिजरेटर, डिश टॉयज। ठीक है, ये सब बेकार बात है। ठीक है ना, दो दीज मटीरियल्स हैव नाउ बीन कॉमन, एक्सेसिव यूज ऑफ पॉलीथीन एंड पॉलीप्रोपिलीन इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस चीज के साथ हम लोगों ने एल्कीन खत्म कर दिया। ठीक है, अब अगर तुम लोगों की हिम्मत हो तो एल्काइन भी साथ में पढ़ा दें, हैं? ज़्यादा मुश्किल है नहीं, या ना पढ़ाएं? वो पढ़ा दीजिए, पढ़ लीजिए। तो फिर तो ये क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, एल्काइंस के बारे में अगली क्लास।